शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम क्यूबरनेटिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, पर उसके पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम कृष्णा है और मैं जो है क्या कहते हैं R&D में काम करता हूं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के। और इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम क्यूबरनेटिस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्यूबरनेटिस हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो का मतलब मैं आपको बिल्कुल एक ग्राउंड जीरो से शुरू करूंगा, सब कुछ बहुत बेसिक से बताऊंगा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यूबरनेटिस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है। हर दूसरा बंदा जो है वो क्यूबरनेटिस पे या तो काम कर रहा है या फिर उसकी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहा है। तो इस टाइम पे क्यूबरनेटिस को समझना बहुत जरूरी है। और क्यूबरनेटिस आप यकीन करो बहुत आसान है। जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है हमको लगता है कि बहुत टफ है, बट क्यूबरनेटिस आसान है। आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको इनफैक्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊंगा क्यूबरनेटिस के, सो दैट आप अगर सर्टिफिकेशन की तैयारी करने जा रहे हो या आपको लगता है कि आपको क्यूबरनेटिस से रिलेटेड प्रोफाइल में इंटरव्यू देने जाना है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको सब कुछ इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आप खुद क्यूबरनेटिस को समझ सकते हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूबरनेटिस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल जो हमारी इंडस्ट्री है वो कैसे काम करती है। हमारी इंडस्ट्री ट्रेडिशनली अभी से 2-4 साल पहले या 10 साल पहले या लॉन्ग बैक जो एक्चुअल जो सिनारियोज थे जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट करते हैं, कस्टमर की साइट पे जाके पूरा सर्वर बिल्ड करके आते हैं। तो ये जो है ये लेयर में डिवाइडेड होता है, तो हमें इसकी हर एक लेयर को अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि इन्हीं लेयर्स को आगे चल के जो है अलग अलग टेक्नोलॉजीज में डिवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले एक वर्ड समझें, इसका नाम है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आप अब तक जो भी अपनी इंडस्ट्री में आईटी टेलीकॉम में आप जो भी काम करते आ रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करते हैं, चाहे आप डेवलप करते हैं, चाहे आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप किसी भी टीम से हो सकते हैं, आप लोग इन सब लेयर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो आज हम इनको एक एक करके अच्छी तरह पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा क्यूबरनेटिस का। ठीक है, तो अभी एट द मोमेंट मैं आपको क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको वो ब्लॉक्स बता रहा हूँ जो आपको क्यूबरनेटिस को समझने में हेल्प करेंगे कि आखिर क्यूबरनेटिस आया कहाँ से है, जैसा हमने ओपन स्टैक के केस में किया था। तो आप समझें कि एक नॉर्मल जब एक सर्वर डिप्लॉय होता है, सर्वर डिप्लॉय का मतलब सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता है, सर्वर डिप्लॉय का मतलब होता है कंप्लीट एंड टू एंड एक एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे जो पहली लेयर होती है किसी भी सर्वर के अंदर वो होती है हार्डवेयर, जिसमें हम फिजिकली एक सर्वर रखते हैं, उसके ऊपर हम टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सेकेंड लेयर। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम सब ओएस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, जैसे कि कोई यूजर क्रिएट करना है, या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो अपडेट करना है, या आपको कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सारी ओएस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड एक्टिविटी। चौथी एक्टिविटी होती है आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी। तो मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो, चाहे आप चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, चाहे आप एक आईटी टेलीकॉम किसी भी तरीके का आप मान लो कि एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्स होने चाहिए, कि जैसे जावा होनी चाहिए या पाइथन होनी चाहिए, और उसका भी कुछ रिलीज होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। तो आपको सबसे पहले वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है, और लास्ट जो आपकी लेयर होती है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, जो आप एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर को आप डिप्लॉय करने जा रहे हो वो टोटल सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिप्लॉय होता है। तो ये जो 5 लेयर्स हैं, या मैं ये बोलूं कि 5 ब्लॉक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे आपको एक एक लेयर्स अच्छी तरह समझ में आता है, मतलब इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया था जब हम ओपन स्टैक की बात कर रहे थे। तो हमने इस एक एक लेयर को अच्छी तरह समझा था कि हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐप डिपेंडेंसी क्या होती है, और एप्लीकेशन क्या होता है। अब क्या होता है ना, अगर आप बाहर की
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, आउटर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक कंप्लीट सिंगल पैकेज है। कंप्लीट सिंगल पैकेज इन द सेंस कि स्टार्टिंग फ्रॉम हार्डवेयर टिल एप्लीकेशन, जो भी कुछ है वो एक सिंगल टीम के पास है या एक पर्टिकुलर के ओनरशिप है, ठीक है। वो ही उस हार्डवेयर को यूज करता है, वही उस हार्डवेयर के ऊपर एप्लीकेशन डालता है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आप अभी तक मतलब टिल डेट आप लोग जो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम कर रहे थे। आपका मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करता था। पर अभी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। अभी ये डिजाइन आपको ना बहुत रेयरली मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, बट मिलेगा बहुत कम मिलेगा। एक सेकंड, मुझे ना शायद किसी को इन करना है, आई गेस कोई एडमिट, हाँ, ओके। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को अदर वर्ड्स में अगर बोलें इंग्लिश में, इसका मीनिंग होता है सिंगल स्टोन। सिंगल स्टोन का मतलब ये है कि एक सिंगल व्यू के अंदर, एक पर्टिकुलर के अंदर ये सब कुछ है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कॉन्फ़िगरेशन, ऐप डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन। तो आप लोग जो भी टीम में काम करते हैं, उन टीम्स में क्या होता है बेसिकली, अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टिल पॉइंट नंबर 5 तक आप ये सारे काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इस आर्किटेक्चर में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या था? जो हमने पिछले सेशन में ओपन स्टैक में पढ़ा था। वो ट्विस्ट क्या था कि जो ये हार्डवेयर लेयर होती है ना, जिसमें फिजिकल सर्वर्स होते हैं, इन फिजिकल सर्वर्स को अब अलग कर दिया गया है, डीकपल कर दिया गया है। डीकपल का मतलब क्या होता है कि एक जो स्टैक था जो आपने यहाँ पीछे देखा, इस स्टैक में क्या था, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ही टीम या एक ही बंदा इस पूरे एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे आपने हार्डवेयर को कर दिया अलग। अब आपने बोला कि मुझे हार्डवेयर पे फोकस नहीं करना है, मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा वो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पॉसिबल कैसे है? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन के ऊपर हमने बहुत अच्छा सेशन किया था, प्रीवियस वाला, ठीक है। आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ लोग उसमें प्रेजेंट थे। जो नहीं थे कोई बात नहीं, हम जब कभी दोबारा सेशन करेंगे तो हम फिर इनवाइट करेंगे सबको, ठीक है। तो आप फिर से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्लाउड इंफ्रा जो होता है, क्लाउड क्या करता है। क्लाउड एक समझो आपकी एक डोमेन है, एक क्लाउड के प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे मार्केट में आप जाओगे तो AWS है, ठीक है, ओपन, उसके बाद आपका क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है, क्या कहते हैं आपका ओरेकल क्लाउड है। देन एक और प्रोडक्ट है जिसको हम ओपन स्टैक कहते हैं। ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। प्राइवेट और ये सब डेफिनेशन की आप टेंशन मत लो, ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। क्लाउड का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, आपको हार्डवेयर से मुक्त करना। आप लोग हार्डवेयर पे फोकस ना करें, आप क्या करें, आप सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से काम शुरू करें। तो उसमें होता क्या है कि हाइपरवाइजर, जो कि हमने पहले पढ़ा था, हाइपरवाइजर एक वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक होती है जो आपके एक सिंगल सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कराता है। तो आप एक सिंगल फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चला सकते हो। बट वो जो मतलब जो डिजाइन है ना, वो अच्छा है, पर वो डिजाइन ना रिडंडेंसी नहीं देता है। कि मान लो कि मैं कहता हूँ मैं एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर 5 VM चलाता हूँ, बट अगर मेरा सिंगल होस्ट गया तो मेरी पांचों VM चली गई। तो इसलिए नेक्स्ट जो हमारा लेवल होता है दैट इज कॉल्ड क्लाउड। तो ओपन स्टैक एक प्राइवेट क्लाउड प्रोडक्ट है। वो क्या करता है कि चाहे प्राइवेट हो या आप AWS हो, वो क्या करते हैं, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप सीधा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाओ। तो अब आप देखो आपका जो डेवलपमेंट का फोकस है या डिप्लॉयमेंट का जो फोकस है वो कैसे होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको एक वर्चुअल मशीन बोली जाती है कि ये आपकी एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। फिजिकल सर्वर में आपको क्या मिलता था, रैम मिलता था, CPU मिलता था और हार्ड डिस्क मिलता था, स्टोरेज। ये तीनों चीजें आपको इस वर्चुअल मशीन में प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप क्या करते हो, इन तीनों के साथ आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉल करते हो VM क्रिएट करके, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बड़े तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप पूरा इंस्टॉल करो स्क्रैच से पूरा, और एक होता है कि आप
क्लाउड की एक इमेज ले लो जिसमें ऑलरेडी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आपने सिर्फ उसे रन करना होता है। तो आप क्या करोगे, चॉइस आपकी है, आप दोनों में से किस में जाना चाहते हो। आप क्या करोगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक वर्चुअल मशीन बना लेते हो। देन वो वर्चुअल मशीन जब बन जाता है तब आप क्या करते हो, आप उसके अंदर लॉग इन करते हो यूजर नेम पासवर्ड से। फिर आप क्या करते हो, आप उसे कॉन्फ़िगर करते हो। कॉन्फ़िगर का मतलब आप उसका कर्नल अपडेट करोगे इफ रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद आप उसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करोगे, आप उसमें यूजर क्रिएट करोगे, आप उसके अंदर स्टोरेज को कनेक्ट करोगे, आप उसके अंदर और भी मिसलेनियस कोई भी एक्टिविटी है तो आप वो करोगे, ठीक है। देन आप क्या करते हो, देन आप उसके अंदर ऐप की डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हो। डिपेंडेंसी क्या होता है कि उस ऐप को डालने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि जावा होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, वो सारी चीजें आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो। देन ऑन टॉप ऑफ इट आप क्या करते हो, एप्लीकेशन बनाते हो। तो आप एक वर्चुअल मशीन में आप सारा काम करते हो। जो पहले आप फिजिकली हार्डवेयर में करते थे वही सारा काम आप वर्चुअल मशीन में करते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्लीट जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था इसको दो लेयर में ब्रेक कर दिया गया है। दो लेयर कौन सी है, पहले सबसे नीचे आती है आपकी क्लाउड का इंफ्रा, जिसको हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन किसके कंट्रोल में होती है, एप्लीकेशन के। तो जो भी उस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है या डिप्लॉय कर रहा है उसका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 मतलब आप वीएम से शुरू करते हो अपना सारा काम। तो ये है हमारा क्लाउड, ठीक है। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा सेशन किया था, ठीक है, आपको काफी अच्छी चीजें पता लगी थी। तो ये जस्ट पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि क्लाउड की लेयर का काम क्या है, जॉब क्या है क्लाउड की। क्लाउड का जो जॉब है वो फोकस करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको इंफ्रा प्रोवाइड करेगा। वो आपको एक वीएम दे देगा, आप जितनी रैम बोलोगे, जितना सीपीयू बोलोगे, जितना स्टोरेज मांगोगे। अब आपको उससे मतलब नहीं है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। आप एज ए यूजर आपको ये तीन चीजें वो प्रोवाइड करेगा। वर्चुअल मशीन लेयर में क्या होता है, उसका काम होता है सिर्फ अपने एप्लीकेशन फंक्शन पे फोकस करना। तो आप लोग याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्चुअल मशीन जो होती है, तो हम क्या करते हैं ना, वीएनएफ टर्म बड़ा यूज करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन। वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन का मतलब ये कि एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन जिसकी आप एक दो तीन चार पांच कितनी भी वीएम बनाओ, ठीक है, वो एक टाइप की वीएम्स है तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं, तो वीएनएफ बोलते हैं। तो आपका फोकस कहाँ होगा, आपका फोकस होता है ऑन दिस पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5। इन पॉइंट्स के ऊपर आपका फोकस होता है। वन आपके स्कोप से निकल गया, ठीक है। क्लाउड के प्रोवाइडर्स मार्केट में अभी कौन कौन है, AWS है, बहुत फेमस है। ओपन स्टैक है, प्राइवेट में, टेलीकॉम में, आईटी में बहुत यूज होता है। एज्योर है। VMware भी वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। VMware वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड दोनों प्रोवाइड करता है। KVM हाइपरवाइजर, आप ये बोलते हो मेरे को क्लाउड पे नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ वर्चुअलाइजेशन करना है। आप एक सर्वर लो, उस सर्वर के ऊपर आप KVM डालो, उस KVM हाइपरवाइजर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर मल्टीपल VM चला सकते हो। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो होस्ट गया तो आपका वो पांचों VM रिस्क पे हैं, ठीक है। ये डिजाइन है क्लाउड का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की। जब आप लोग सेशन अटेंड कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं आपसे हमेशा बोलता था कि हम क्यूबरनेटिस की बात करेंगे, बट हम क्यूबरनेटिस के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं थे। हम रेडी क्यों नहीं थे, क्योंकि हमको पहले समझना होता है क्लाउड के बारे में। जब हम इस लेयर को समझ जाते हैं तब हम आते हैं तीसरी लेयर पे, तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो पॉइंट नंबर 1 था, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों पॉइंट को मैं कर देता हूं अलग, डीकपल, और इसको मैं नाम दे देता हूं प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म मैंने लास्ट में भी बोला था क्लाउड इंफ्रा, और यहां भी मैं इसे बोलता हूं प्लेटफॉर्म। यहां क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने क्या करना है, आपको अपना ऐप डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना है और एप्लीकेशन चलाना है। अब ये मैं आपसे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप मेरी बात को डाइजेस्ट ना करो कि यार ऐसे कैसे, तुमने बोल दिया कि पॉइंट नंबर 4 एंड 5 को अलग कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ बोल देने से ये सच में प्रैक्टिकली हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो मेरे बोलने से ये प्रैक्टिकली नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं आपसे थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को करने का यही है कि हम इसको प्रैक्टिकली समझे कि ये हकीकत में ये कैसे अचीव होगा। कि मैंने आपसे बोल दिया कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों काम आप छोड़ दो, आप मेरे ऊपर दे दो,
और आप शुरू करो पॉइंट नंबर 4 से एंड पॉइंट नंबर 5 पे। तो आप मेरे से इस केस में क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछोगे कि यार मैं पिछले वाले में तो कन्विंस था कि आपने बोला वीएम बना लो, और वीएम बना के आप उसमें जो चाहते हो, ओएस डालना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो। लेकिन इस केस में तो आप बोल रहे हो कि वीएम भी नीड बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डाल रहे हो, ओएस कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर रहे हो, तो मैं कैसे एज्यूम करूं प्रैक्टिकली कि ये कैसे होगा? तो देखो, प्रैक्टिकली एज्यूम करने के लिए क्या होता है कि ये हार्डवेयर है, इसको एक फिजिकल हार्डवेयर समझो आप। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप नॉर्मली आज भी करते हो अपने सिस्टम्स पे काम, जैसे आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो क्या करते हो आप? हार्डवेयर लेके ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, कॉन्फ़िगरेशन किया, ऐप डिपेंडेंसी की एप्लीकेशन डाला। याद करो ये वाला डायग्राम, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मेरी बात आप लिख के रख लो अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, कि आप चाहे आज से 10 साल बाद भी अगर आप काम करोगे ना, और आप कोई नई टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे होगे, देन ऑल्सो आपको ये 5 जो लेयर्स है ना भूलनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं 5 लेयर्स के ऊपर ही बेस्ड सारा काम चलता है। हाँ, एक एक करके लेयर्स हटती जा रही हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ नया आया और हो सकता है कि ये लेयर भी हट जाए, पर जो लेयर्स हैं टोटल 5 लेयर्स, ये हमेशा एप्लीकेबल है। आप कहीं भी लगा लो, किसी भी सिस्टम पे लगा लो, चाहे आप आईटी टेलीकॉम किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी में आप लगा लो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का अपना सर्वर हो, चाहे आईआरसीटीसी का सर्वर हो, चाहे वो किसी का भी कोई सर्वर हो, यही 5 लेयर्स होती हैं हर जगह, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला आपसे कि इस पे हम आते हैं, तो इस लेयर में होता क्या है कि जो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 है, जिसे हम एप्लीकेशन डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कहते हैं, इसको हमने कर दिया डीकपल, और इसको हमने नाम दे दिया कंटेनर। ठीक है, नाम देने से कुछ नहीं होता है, कंटेनर बोलने से नहीं होता है, इसको समझना पड़ेगा कि कंटेनर होता क्या है और ये चलता कैसे है, ठीक है। नीचे बोला मैंने प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आप ऊपर हो एप्लीकेशन और नीचे है आपके प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ने आपको ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि अब आप सीधा, जब आप काम करते हो, मान लो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, या आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको सीधा पॉइंट नंबर 4 से काम शुरू करना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 हट गया, तो ये आपको देता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। पिछले वाले पॉइंट में जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको इंफ्रा देता था। इंफ्रा का मतलब क्या? आपको वीएम देता था, आपको स्टोरेज देता था, ठीक है, आपको नेटवर्क देता था। तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता था, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप अपना काम करते थे। तो इस मॉडल को हम कहते थे, क्लाउड के इस मॉडल को, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्यों? वीएम मिला, नेटवर्क मिला, स्टोरेज मिला, तो मिला है, तो डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इस सेकंड वाले जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि प्लेटफॉर्म में हार्डवेयर है, प्लेटफॉर्म के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म के अंदर ही ओएस कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और मैं सीधा एप्लीकेशन, जो भी मेरी एप्लीकेशन है, मैं आता हूँ और उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। इसको एक और फैंसी नाम दिया है लोगों ने, कंटेनर एज अ सर्विस। कंटेनर एज अ सर्विस का मतलब क्या है कि ये मेरे ऊपर चलती हैं कंटेनर्स, और ये कंटेनर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट होते हैं। तो इन कंटेनर्स को हम बोलते हैं कंटेनर एज अ सर्विस, ठीक है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे। आप ये समझो कि कंटेनर के स्कोप में क्या आएगा, उसके पास क्या है। अगर आप एक कंटेनर के अंदर हो, तो कंटेनर के पास कोई सीपीयू नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लेयर हट चुकी है। कोई रैम नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है कंटेनर के पास। कंटेनर के पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो एक रन टाइम, एक बॉक्स मान लो, एक स्मॉल बॉक्स है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ कहाँ होता है? प्लेटफॉर्म के पास। तो प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म आपको हार्डवेयर देता है, प्लेटफॉर्म आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देता है, प्लेटफॉर्म आपको सीपीयू, रैम, नेटवर्क, स्टोरेज देगा। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे यार मैं इन चीजों के बिना तो मैं चल ही नहीं सकता, ना सीपीयू, रैम, डिस्क नहीं होगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी क्या होता है? उसको स्टोरेज चाहिए, उसको रैम चाहिए, उसको सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये इसको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। तो जो इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको रन कराएगा, आपको सीपीयू देगा। आप डिमांड करोगे कि मुझे इतना सीपीयू चाहिए, मुझे इतना रैम चाहिए, मुझे ये नेटवर्क से बात करना है, मुझे ये स्टोरेज चाहिए, मुझे डेटा सेव करना है, मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है। तो आप क्या करोगे? आप डिमांड करोगे और आपको ऑन डिमांड मिलेगा। तो मतलब ये कि यहाँ जो फुलफिलमेंट होती है, वो होती है ऑन डिमांड।
आप जैसे जैसे डिमांड करोगे आपको मिलता जाएगा, लेकिन आपको असाइन कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप एक कंटेनर चलाते हो, ठीक है, रन करते हो एक क्या कहते हैं कंटेनर एनवायरनमेंट में, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ना सीपीयू होता है, ना रैम होता है, ना नेटवर्क होता है, ना स्टोरेज होता है। आपको डिमांड करना पड़ता है, आपको बोलना होता है कि मुझे चाहिए, तो प्लेटफॉर्म आपको रन टाइम पे प्रोवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा और अजीब भी लग रहा होगा कि यार ये प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। इसको हम और थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कंटेनर, एक आप समझो कि जैसे आपने पीछे वाले स्टेट में एग्जांपल में क्या देखा, आप एक वर्चुअल मशीन बनाते थे। वर्चुअल मशीन भी एक्चुअली देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली तो कुछ वर्चुअल मशीन होती नहीं है, राइट। एक फिजिकल क्या होता है, फिजिकल वो चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं। तो हम किसे देखते हैं, हम हार्डवेयर को देखते हैं। तो हार्डवेयर के ऊपर आपने एक मशीन बनाया जिसको आपने वर्चुअल मशीन बोला, कि जो वर्चुअली मशीन है बट वो मुझे नहीं दिखता, ठीक है। अब उस वर्चुअल मशीन को भी हटा के अभी हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। वो कहता है कि आप ये एज्यूम करो कि आपके पास वर्चुअल मशीन भी नहीं है, आप सीधा अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है। आप आए, आपको नहीं पता प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है, आपने सीधा अपना एप्लीकेशन रन किया। तो अगर मान लो आप एक डिप्लॉयमेंट के बंदे हो, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं कंटेनर बेस्ड डिप्लॉयमेंट करनी है, तो उस केस में क्या होगा, आप अपना कंटेनर का इमेज लेते हो, और उस कंटेनर के इमेज को आपको नहीं मतलब कि वो प्लेटफॉर्म किस कंपनी का है, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, कुछ भी नहीं पता। हाँ, आप रिक्वायरमेंट जरूर दोगे कि मुझे चाहिए ये सब चीजें चाहिए, मुझे ये नेटवर्क चाहिए, मुझे ये स्टोरेज चाहिए, बट आपको कुछ भी वो एलोकेट नहीं करता परमानेंटली, या इवन रिजर्व भी नहीं करता। क्यों? वो हमेशा ऑन डिमांड फुलफिल करता है। आप आओगे, आप जब मांगोगे वो आपको रिसोर्स देगा, और जब आपका काम खत्म हो जाएगा वो रिसोर्स वापस चला जाता है अपने पूल के अंदर। तो प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल जैसे है, प्लेटफॉर्म जो ये अभी आज की डेट में हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से वेंडर्स या एग्जाम्पल्स हैं आज की डेट में। तो देखो, आज की डेट में एज्योर, एडब्ल्यूएस, ओपन स्टैक, वीएमवेयर और बेयर मेटल। बेयर मेटल मतलब कि एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर भी ये पॉसिबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। पर अभी के लिए आप ये समझो कि आज की डेट में ये एज्योर, ठीक है, एडब्ल्यूएस, ओपन स्टैक, वीएमवेयर, बेयर मेटल, ये सभी लोग कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड भी करते हैं। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। उसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसी पे हम अपना फोकस करेंगे आज का, क्योंकि ये स्लाइड आप अगर समझ गए ना, तो आप समझ लो कि आप क्यूबरनेटिस के एक कदम पास में आ गए। कैसे? जिस टाइम पे डेवलपमेंट चल रही थी, ठीक है, मतलब एडवांसमेंट हो रही थी टेक्नोलॉजी की, किसमें? क्लाउड के लिए। क्लाउड क्या करता था? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता था, वीएम बनाना, नेटवर्क देना, स्टोरेज देना। उसी टाइम पे ये एक कंपनी है जिसका नाम है डॉकर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। डॉकर कंपनी ने क्या किया, डॉकर एक अलग टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट कर रहा था, वो अपना अलग ही काम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लोग करो, आप लोग प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन करो, ठीक है, दैट इज ओके। हम एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करने जा रहे हैं, और हम क्या करेंगे कि हम एक हार्डवेयर लेंगे जिसको कि हम बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट दे देखो आप, सीधा होता है ना, मेजबान हिंदी में बोलते हैं, जो होस्ट करता है किसी चीज को। तो जिस हार्डवेयर पे आप ये सारा काम करते हो उसको हम बोलते हैं होस्ट हार्डवेयर। होस्ट हार्डवेयर को इन्होंने बोला कि इसके ऊपर हम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, चाहे कोई भी आप डाल दो, रेड हैट डाल दो, सेंटोस डाल दो, उबंटू डाल दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। प्लस जो भी आपकी ओएस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो आप करो। अब इसके ऊपर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम है डॉकर इंजन, ठीक है। तो ये बात आप बड़े ध्यान से समझना, डॉकर इंजन और डॉकर दो अलग अलग चीज हैं। डॉकर एक कंपनी का नाम है, डॉकर इंजन उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप जब भी मार्केट में, जैसे आप किसी से भी बात करते हो ना, मैं डॉकर पढ़ रहा हूँ, मैं डॉकर पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स कि आप डॉकर इंजन की बात करो, नॉट डॉकर। डॉकर इज अ कंपनी। सिमिलरली VMware इज अ कंपनी, वो एक कंपनी है, आप कंपनी को नहीं पढ़ते हो, आप कंपनी के प्रोडक्ट को पढ़ते हो। जैसे VMware का ESXi आता है जो कि एक हाइपरवाइजर है, ठीक है। VMware का vCenter आता है, VMware के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो ऐसे ही डॉकर ने एक प्रोडक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया बेसिकली, चलो लेमेंस के टर्म में बात करते हैं। तो डॉकर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डॉकर इंजन। अब ये इंजन जो है ना बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल क्यों है?
आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने अब तक सॉफ्टवेयर अपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो आप लोगों ने अभी तक ना जितनी बार, चाहे वो सपोर्ट वाले हों, डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट कोई भी हो, कभी भी ना अपनी नोड पे टॉप चलाना या कोई भी कमांड जिससे आप सीपीयू का यूटिलाइजेशन चेक करते हो, ठीक है, आपने हमेशा पाया होगा कि 365 दिन 24 घंटे जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हो, वो कभी भी 2% 4% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है, ठीक है। आप कभी भी सीपीयू का जब यूटिलाइजेशन चेक करते हो तो हमेशा 2% 3% 4% आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा या बहुत ज्यादा कुछ मान लो कि कुछ इश्यू, कुछ बात होगी, तो आपका वो 80% तो शायद ही जाए, 40-50% ही जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी फिर लोग आने शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, ये प्रॉब्लम है। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है कि आपने एक सर्वर खरीदा, ठीक है, सर्वर आपने लिया मान लो 64 GB रैम और 128 GB रैम, 128 GB ऑफ रैम, और आपने मान लो 16 कोर का सीपीयू ले लिया। पूरे साल आप कभी भी उतना यूटिलाइजेशन नहीं करते हो सर्वर से। मतलब ये कि आप सिर्फ 2% ऑफ सीपीयू यूटिलाइज करते हो। 2% सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए आप 64 GB और 128 GB का रैम जो है एक सर्वर को पूरे साल चलाते हो, और 2% सिर्फ। तो डॉकर का ये मानना था कि यार हम एक वर्चुअलाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हार्डवेयर को आप वर्चुअलाइज करके वीएम्स बनाते हो, और उन वीएम्स को आप एक स्पेसिफिक रैम दे दोगे, 4 GB दे दिया, 8 GB दे दिया। बट दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। वहां पे आप ये नहीं सवाल पूछते वीएम के ओनर से कि आपने जो इसके अंदर एप्लीकेशन डाली है वो तो सिर्फ 2% चल रही है या 4% सीपीयू ले रही है, तो आप पूरे साल सिर्फ 2% या 4% सीपीयू पे आप वीएम चला रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपने 96% अपने सीपीयू को आइडल रखा है। मतलब आपने खरीदा, परचेज किया, चाहे वीएम वीएम परचेज किया हो या हार्डवेयर परचेज किया, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल सिर्फ 4% किया, 96% आपने उसको खाली रखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को डॉकर ने बोला कि हम इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अ हार्डवेयर, कि हम एक हार्डवेयर को कितना अच्छी तरह इस्तेमाल करें कि हम उसको पूरे साल 100% तक उसको रन कर सकें, बिकॉज दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द सीपीयू। सीपीयू 100% चल सकता है और वो ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, वो 100% चलने के कैपेबल होता है, वो डिजाइन किया गया इस तरीके से। बट हमने एज ए एप्लीकेशन हमने कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया डॉकर इंजन। अब डॉकर इंजन करता क्या है, डॉकर इंजन ये कहता है, एक सॉफ्टवेयर समझ लो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, ये कहता है कि जो आपकी जो लेयर है ना, ये पीछे वाली लेयर, इसमें आप जो यहाँ तक आते हो कि ये पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक के सारे काम तो मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है, ये मेरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एप्लीकेशन डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। तो इन दोनों काम को करने के लिए इन्होंने बोला कि हमने एक बाउंड्री बना दी, एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स का नाम दिया हमने कंटेनर। अब ये कंटेनर होता क्या है, देखो कंटेनर को आप समझो एक ऐसा लॉजिकल बॉक्स, लॉजिकल वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि ये वर्चुअल भी नहीं होता है, ये एक लॉजिकली, मतलब सिर्फ हम अपने समझने के लिए इसको वर्चुअल मशीन मान सकते हैं, बट एक्चुअली ये वर्चुअल मशीन नहीं होता है। ये एक लॉजिकल बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है आपको, और ये कभी भी इंस्टॉल नहीं होता है, ये कभी भी इंस्टॉल नहीं होता है, ये सीधा रन करता है। तो आप क्या करते हो, आप एक कंटेनर रन करते हो। कंटेनर रन करने का मतलब क्या होता है कि एक बाउंड्री बना दी, इस कंटेनर को आपने एक आईपी दे दिया, ठीक है, इस कंटेनर को आप एक आईपी दे दोगे। उसके बाद क्या होगा कि जब ये कंटेनर रन होगा ना, तो ये कंटेनर मान लो एक है लिनक्स का कंटेनर, इसके अंदर अब यूजर कहता है कि मुझे एक एप्लीकेशन डालना है जिसमें मुझे जावा 7 चाहिए, मुझे क्या कहते हैं पाइथन 3.8 चाहिए, और मुझे ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो कंटेनर लॉन्च होता है, ये कंटेनर जो आपके सामने लॉन्च होता है, इस कंटेनर के अंदर आपको जावा मिलेगा, इसके अंदर आपको पाइथन मिलेगा, इसके अंदर वो आपको हर एक डिपेंडेंसी मिलेगी जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए होती है। अब क्या होगा कि जब ये रन करता है, इसमें आप अपनी एप्लीकेशन चलाओगे, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर है, वो इस कंटेनर के अंदर आप रन करते हो। अब उस सॉफ्टवेयर को मान लो कि नेटवर्क चाहिए या उसको बाहर जाना है, तो अब वो बाहर कैसे जाएगा, ये कंटेनर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी से, ना ही ये किसी रिसोर्स को यूज कर सकता है। ये क्या करता है, ये जाता है इंजन के पास, ये इंजन से बोलेगा कि मुझे आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है। मान लो कि मैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, फ्लिपकार्ट का ऐप है, एग्जांपल ले लो,
ऐसा होता नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ये फ्लिपकार्ट ऐप है, ठीक है, ये कंटेनर रन कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि कोई बाहर से क्लाइंट इसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो अब ये क्लाइंट इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्लाइंट एक्सेस करेगा इस डॉकर को, इस सिस्टम को, इस होस्ट को, और ये फिर इसको लेके जाएगा इस कंटेनर के पास, और जब ये वापस आएगा, जब आउटबाउंड जाएगा कम्युनिकेशन, तो ये फिर वापस इसी से होकर बाहर निकलेगा। तो इस कंटेनर को कभी भी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया जाता है किसी भी आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड की नजर में ये कंप्लीट बॉक्स है, एक सिंगल बॉक्स है जो कि सारे काम करता है। तो जब कोई बाहर से बंदा मान लो लॉगिन करेगा या एक्सेस मांगेगा इस पर्टिकुलर कंटेनर का, तो कैसे मिलेगा, वो इस पर्टिकुलर होस्ट पे आएगा, ये होस्ट इसको इस कंटेनर पे ले जाएगा, और ये कंटेनर जो भी जवाब देगा ये वापस इस होस्ट से होके जाएगा। तब आप बोलोगे यार इस केस में तो मतलब ब्रीच हो गया, डेटा बाहर जा रहा है, कोई तीसरा पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि डेटा ब्रीच होता है, इट्स जस्ट लाइक ए डिजाइन है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन करना होता है आपको चाहिए नेटवर्क, तो आप ऑन डिमांड रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे नेटवर्क चाहिए। आपको मान लो चाहिए सीपीयू। अब इसका फायदा नुकसान क्या है, फायदा नुकसान ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इस हार्डवेयर के ऊपर जब आप ये डॉकर का इंजन इंस्टॉल कर देते हो, तो आप इसके अंदर कितने भी कंटेनर रन कर सकते हो। कितने भी कंटेनर रन करने का मतलब क्या है कि आप इसमें 1000 कंटेनर चला सकते हो। तो अब आप बोलोगे यार ये 1000 कंटेनर का मतलब क्या है। 1000 कंटेनर का मतलब ये होता है, देखो आप पहले कंटेनर को समझो। कंटेनर ऐसा समझो आप, जैसे सॉफ्टवेयर होता था पहले, हमारा पूरा सर्वर होता था, ठीक है। पूरा सर्वर जो है वो टूट गया, लेयर्स टूट गई उसकी, अब वो रह गया सिर्फ ऐप तक। तो ये मेरी एक कॉपी है, मतलब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक सर्वर है, ठीक है, ये एक सर्वर है, कंटेनर वन एक सर्वर है जो कि मेरा काम कर रहा है। अब मान लो कि रन टाइम पे कुछ डिमांड आती है, बोलते हैं यार मेरे को ट्रैफिक बढ़ रहा है मेरा, टीपीएस, ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आईओपीएस, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, और कुछ कुछ लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा थ्रेशोल्ड। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो ये बताती हैं कि आप किसी सिस्टम या मशीन को एक्सेस करते हो तो क्या स्पीड, मान लो स्पीड बोलते हैं, वैसे तो ये होता है कि पर सेकंड कितने यूजर्स उसे कनेक्ट कर रहे हैं या वो पर सेकंड कितना एग्जीक्यूट करता है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो पर सेकंड में काउंट की जाती है। अब मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है, आइडियल सिनारियो में ये एक सर्वर था, ठीक है, अगर हम मानते मोनोलिथिक तो ये एक सर्वर था। एक सर्वर में मान लो कि 50 कस्टमर है, मान लो कि ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ठीक है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सुबह सुबह हमने लॉगिन किया है, तत्काल बुकिंग करनी है। तो नॉर्मल में क्या होता है, ये ऐसा होता है, नॉर्मल में क्या होता है, ये एक सर्वर, आईआरसीटीसी ने एक सर्वर लगाया, ऐसे ही मान लो 2 सर्वर लगा दिए। अब क्या होता है कि आप आते हैं, आपको टिकट बुक करना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, पर जब आप सुबह आते हो और जब आप देखते हो तत्काल का टाइम शुरू हो रहा है, तो जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो सर्वर क्या बोलता है, टाइम आउट या अनेबल टू लॉगिन। इसका मतलब है कि आपको कनेक्शन नहीं मिल पाता है। तो अब आईआरसीटीसी को क्या करना पड़ेगा, आईआरसीटीसी को ऐसे 50 सर्वर और लगाने पड़ेंगे। यार आईआरसीटीसी ने कहा यार ये ठीक है हम लगा तो देंगे, बट ये इट्स नॉट इजी, नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉस्ट कि मैं पैसा नहीं पे कर सकता। पॉइंट ये है कि क्या ऐसे सर्वर बनाने में कितना टाइम लगता है, और ऑन डिमांड मान लो कभी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है और कभी कम है, तो हम ऐसी कॉपीज ऑफ सर्वर्स अननेसेसरी रन करेंगे, या जब हमें जरूरत होगी तो वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो जो ऑन डिमांड और सप्लाई की जो बात होती है कि मुझे जब चाहिए मुझे उसी समय मेरे पास सर्वर होना चाहिए, उसके अलावा मुझे सर्वर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में तो आप भूल जाओ। इसमें तो फिर क्या होगा, उनको रेलवे वालों को फिर बहुत सारे सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट होगा, और जब भी डिमांड बढ़ेगी और नंबर ऑफ सर्वर बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। स्केल आउट बड़ा टफ है। स्केल आउट एक शब्द होता है, स्केल आउट का मतलब है कि आप कितनी स्पीड से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो इस वाले सिनेरियो में ना ये तो बहुत टफ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। पैसे की बात नहीं है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड वाले में आसान है, वर्चुअल मशीन लॉन्च कर दोगे तुरंत। लेकिन वर्चुअल मशीन तो लॉन्च कर दोगे, पर उस वर्चुअल मशीन को फिर कॉन्फ़िगर भी तो करना पड़ेगा ना। आपने कहा चलो ठीक है मैंने एक ऊपर एक अलग से एक सर्वर बना दिया जो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का ही काम करेगा, हाँ उसमें भी स्केल आउट बहुत आसान है। लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि आप एक वीएम को ट्रूली कभी भी 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते उसकी कैपेसिटी का। क्यों? क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, वो इस तरीके से चलती है कि वो कभी भी 100% सीपीयू यूटिलाइज ही नहीं कर पाती है। तो तीसरा जो मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर, इसमें क्या होता है कि आपने बनाए कंटेनर्स, तो यहाँ आप देख रहे हो कंटेनर्स, ये एक सर्वर है। अब जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और ये कंटेनर ने मान लो कि ये हो गया फुल, तो अब क्या बचता है आपके पास ऑप्शन कि यार अब मेरे पास एक और सर्वर होता, काश मेरे पास एक सर्वर होता, मैं स्केल आउट कर लेता।
कंटेनर में क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको इंस्टॉलेशन कुछ नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ रन करना होता है, मतलब नंबर ऑफ कॉपी। तो आज मान लो कि मेरे पास रन टाइम में मुझे 5 सर्वर चाहिए, तो मैंने बोला मुझे 5 कॉपी चाहिए। हो सकता है कि मुझे 1 हफ्ते के बाद 20 कॉपी चाहिए, और फिर अचानक मुझे 2 कॉपी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रैफिक जो है वो अनप्रेडिक्टेड है, कभी तो वो बहुत ज़्यादा होता है और कभी वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं अपने नंबर ऑफ सर्वर को कैसे स्केल इन और स्केल आउट करूँ डायनेमिकली, मतलब कि जब ज़रूरत हो तब बढ़ जाए और जब ज़रूरत ना हो तो कम हो जाए। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर आपने एक बनाया, आपको जैसे ही लगा मुझे और ट्रैफिक चाहिए, आपने एक और कंटेनर रन कर दिया, आपको लगा एक और, तो मैंने एक और रन कर दिया। तो आप ऐसे एन नंबर ऑफ कंटेनर रन कर सकते हो एक होस्ट के ऊपर। और ये कंटेनर्स अपने इंडिविजुअली प्रोसेस करते हैं सारी चीजें। ये इसको नहीं मतलब पता कि यहाँ बराबर वाले कंटेनर में क्या है। जैसे वीएम में होता था ना, आपने मान लो 4 वीएम लॉन्च करी एक होस्ट के ऊपर, तो पहली वीएम को नहीं पता कि सेकंड वीएम में क्या है, थर्ड वीएम में क्या है। ऐसे ही कंटेनर को नहीं पता कि इस सेकंड कंटेनर में क्या चल रहा है। वो सिर्फ अपना डायनेमिकली एक रन टाइम पे इंस्टॉल होता है, मतलब कि एक रन होता है, और इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, कंटेनर जब रन होता है ना, तो उसकी बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट इन द सेंस कि आप कंटेनर को रन करते हो, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट मतलब डीकमीशन, आपको नहीं चाहिए आप टर्मिनेट कर दो, डिलीट कर दो। तो एक जो कमीशनिंग का जो प्रोसेस होता है इस कंटेनर का, वो बहुत ही फास्ट होता है। आप जैसे चाहिए आप उसी सेकंड आप क्लिक करोगे और आपका कंटेनर रेडी होगा, रेडी फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये एडवांटेज है कंटेनर का। और ये क्या होता है, सीधा रन होता है, ये कभी भी इंस्टॉल नहीं होता, हमेशा रन होता है। तो आपको करना क्या है, हाँ किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, चलो ठीक है, मैं पहले खत्म कर लेता हूँ फिर। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ। हाँ कृष्णा, एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे मतलब पहली बात तो मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो बट मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ जो आप थ्योरेटिकली हम्म बता रहे हम्म हो। इसमें मुझे ये क्वेश्चन है कि जैसे कंटेनर के अंदर मान लो कोई एप्लीकेशन चलती है, ठीक है, हम्म अ, मान लेते हैं कि आउटलुक ही ले लो फॉर एग्जांपल, और मान लो आउटलुक विंडो पे ही चलता है, लेट्स से ये रेड हैट पे नहीं चलता, ठीक है। तो अगर मुझे आउटलुक चलाना है और मैं उस ऐप आउटलुक का ओनर हूँ, तो क्या हम्म मैं इसको जाके बोलूंगा ये प्लेटफॉर्म सर्विस वाले को कि हम्म भाई मुझे नीचे मेरे को वो ओएस जो है वो विंडो चाहिए, उसका भी ये वर्जन चाहिए, क्योंकि मेरा आउटलुक लेट्स से 2016 है और वो उसी हम्म पर्टिकुलर विंडो वर्जन पे चलेगा, या हम्म कोई मतलब नहीं है मुझे, वो अपने आप हैंडल करेगा, चाहे वो उबंटू चला रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी कंटेनर में जो मैंने जो कंटेनराइज ये अपना आउटलुक निकाला है, क्योंकि एप्लीकेशन ने भी उसको अडेप्ट किया होगा ना कुछ, तभी तो हाँ वो मान लो आज आज की डेट में आउटलुक EXE फाइल में आता है और हम उसको इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो आउटलुक ने भी अपना जो इंस्टॉलेशन वे है वो एक काइंड ऑफ डॉकर इमेज, या मुझे नहीं पता क्या कहते होंगे उसको, या मतलब कंटेनर बनाया है उसको जो रन करेगा, रन तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है। आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन था जो मैं आगे पूछता नेक्स्ट स्लाइड में, बट आपने ये पॉइंट पहले रेज कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल इसलिए है ना कि आप बोलते हो कि आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपने डॉकर चलाया, और वो एक लिनक्स मशीन है, किसी भी फ्लेवर की होगी। ठीक है, अब ये जो कंटेनर्स हैं, ये कंटेनर, ये लिनक्स कंटेनर भी हो सकते हैं, ये विंडोज कंटेनर भी हो सकते हैं, ये कोई भी कंटेनर हो सकता है। अब जो कंटेनर में चल रहा है, अब उसको मान लो चाहिए विंडो, और कंटेनर 2 में जो चल रहा है उसको चाहिए लिनक्स, और कंटेनर 3 में जो चल रहा है उसको चाहिए कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये कैसे अचीव होता है, तो इसको अचीव करने के लिए डॉकर ने ही सोल्यूशन दिया हुआ है। डॉकर ने क्या कहा है कि जब आप कभी भी कंटेनर जब रन करते हो फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, अगर वो है कॉपी, कॉपी का मतलब कि सेम कंटेनर आप रन करोगे तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। अब आप डिफरेंट कंटेनर अगर चला रहे हो, तो जब आप डॉकर में क्या करते हो, आप कंटेनर क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम में। कंटेनर क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि आपको चाहिए इमेज। ठीक है, अब इमेज में क्या होता है, इमेज होती है या तो कस्टमाइज इमेज होती है, स्टैंडर्ड इमेज होती है। स्टैंडर्ड इमेज का मतलब ये है कि मुझे एक विंडो एनवायरनमेंट, एक विंडो की इमेज चाहिए, और उस विंडो की इमेज के ऊपर मैं अपना कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि मुझे विंडो तो चाहिए, बट वो विंडो मेरी विंडो है, मतलब मैंने उसमें सेटिंग्स कर रखी है बहुत सारी, जो मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से है।
दोनों चीजें पॉसिबल है। डॉकर क्या करता है, डॉकर का एक होता है रेपोजिटरी, ठीक है। जब हम डॉकर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉकर की होती है अपनी एक ऑनलाइन रेपोजिटरी। तो जब आप डॉकर इंजन जब ये इंस्टॉल करते हो ना सॉफ्टवेयर, तो ये क्या करता है, ये इंटरनेट से कनेक्ट करता है और डॉकर की साइट पे जाता है, डॉकर की रेपोजिटरी में, ग्लोबल रेपोजिटरी कह लो। उस ग्लोबल रेपोजिटरी में ना उन्होंने पहले से ही बहुत सारी स्टैंडर्ड इमेजेस बना रखी हैं, जैसे विंडो की बना रखी है, लिनक्स की बना रखी है। आप बोलते हो मुझे रेड 7 चाहिए, आप बोलोगे नहीं मुझे तो सेंटोस 8 चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए उन्होंने ऑलरेडी इमेजेस बना रखी हैं, आपने क्या करना है, उसको लाके अपने सिस्टम पे पुल करना है और लोकल ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लेना है, जैसे कि आप ओपन स्टैक में करते थे। ओपन स्टैक में आपके पास क्या होता था, आपके पास होता था ग्लैंस। ग्लैंस क्या करता था, इमेज की रेपोजिटरी था। ऐसे ही डॉकर की भी एक इमेज रेपोजिटरी होती है, उस रेपोजिटरी में आपने उस इमेज को लाके पहली बार में सेव कर लेना है। अगर वो स्टैंडर्ड है, जिसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड जैसे विंडो होता है आप सीधा पुल करो, आप अपनी रेपोजिटरी में रख लो। जब भी आप डॉकर बोलोगे, डॉकर रन, और आप बोलोगे ये इमेज है, तो वो सीधा क्या करेगा, वो विंडो को रन करा देगा। अब उसके अंदर आपने अगर एप्लीकेशन, अगर वो कस्टमाइज्ड है, तो कस्टमाइज का मतलब ये कि उस विंडो के अंदर आपका एप्लीकेशन भी डला हुआ है। तो जैसे आप बोलोगे डॉकर रन, तो डॉकर रन क्या करेगा, कंटेनर जो है वो सीधा रन कर देगा। आप बताओगे कौन सा कंटेनर रन करना है, इमेज सोर्स कौन सी है, सोर्स आप बताओगे कि ये मेरी ये वाली फाइल है, तो वो वहां से उसे रन कर देता है। अब आप ये बोलते हो कि यार ये तो एक तरीका होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने का, क्योंकि डॉकर की जो रेपोजिटरी है ना वो ग्लोबल है। आपको अपने सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट कराना पड़ता है और उसके बाद डाउनलोड करना होता है आपको जो भी इमेज चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। बट कस्टमर एनवायरनमेंट में ये चीज थोड़ी फिजिबल नहीं है ना, कि कस्टमर थोड़ी अलाउ करेगा आपको कि यार चलो ठीक है ये चाहिए ये डाउनलोड कर लो। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोकल रेपोजिटरी बनाते हैं। लोकल रेपोजिटरी में आपको जो इमेज रन करानी है, आप वो सारी इमेजेस, चाहे वो विंडो हो, उबंटू हो, सेंटोस हो, रेडिट हो, कोई भी यूनिक्स का भी कोई मान लो सोलारिस हो, सब कुछ आप अपनी रेपोजिटरी में इमेज लाके सेव कर लेते हो। और एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन जब आपको डिप्लॉय करना होता है, आप सिर्फ लिखते हो डॉकर रन। तो डॉकर रन आप बोलोगे और नाम बताओगे, वो सीधा कंटेनर रन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये, इससे कोई मतलब नहीं है कि नीचे लिनक्स डला हुआ है या नीचे क्या डला हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप जो इमेज चाहते हो, मान लो आप एप्लीकेशन है, वो कहता है कि मेरे को तो विंडो एप्लीकेशन है, मुझे विंडो इमेज चाहिए, तो आप विंडो रन कर लो। तो ये कंटेनर 1 विंडो हो जाएगा, कंटेनर 2 आपका लिनक्स हो जाएगा, कंटेनर 3 आपका यूनिक्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के कर सकते हो। बट एक रिस्ट्रिक्शन जो अभी बताने वाली है वो ये है कि एट द मोमेंट, मतलब आज जो हम बात कर रहे हैं सेशन की, इस टाइम तक विंडोज के लिए अभी तक कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। ये जो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के लिए है। ऐसा क्यों है, क्योंकि विंडो, आपको पता है कि विंडो एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हमें नहीं पता अंदर वो कैसे काम करता है, तो विंडोज ने अभी तक ये कॉन्सेप्ट बनाया नहीं है। हो सकता है वो काम कर रहे होंगे और वेरी सून आपको विंडोज का भी मिल जाए, लेकिन अभी एट द मोमेंट आपको लिनक्स बेस्ड ही कंटेनर मिलते हैं मार्केट में, मतलब जो मैं प्रैक्टिकली आपको अवेलेबिलिटी के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या रन करते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। इसके ऊपर हम और डिटेल में भी बात करेंगे अभी। हाँ हाँ, आंसर यू नो, थैंक्स फॉर दिस। अब एक क्वेश्चन और था, जैसे कि जो हमने जैसे क्लाउड वाला स्टडी किया था या वर्चुअलाइजेशन, उसमें भी मेरे को क्लियर था एज ए एप्लीकेशन, यू नो, मैंने बताया था कि मेरी एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से मुझे जो इंफ्रा वाला यू नो पर्सन होगा उससे कुछ रिक्वायरमेंट देनी होगी। मैं उसको बोलूंगा कि यू नो मुझे इतनी स्टोरेज दे देना, इतना ये वाले 2 नेटवर्क चाहिए मुझे, लेट्स से एक O&M के लिए, ट्रैफिक के लिए, और भी मतलब जो भी मुझे रिक्वायर्ड है चीजें, हाँ। या मैं उसको ये भी बोलूंगा कि मेरा जो नीचे आप वो ओपन स्टैक डालोगे उसका वर्जन ये है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन यही सपोर्ट करती है। तो नहीं, ओपन स्टैक के वर्जन से ऊपर एप्लीकेशन को फर्क नहीं पड़ता, अब तो चलो ठीक है, हाँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ, चलो फिर भी मतलब मेरे पास अपनी स्टोरेज है, नेटवर्क है, तो मान लो मुझे किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो मैं अपनी कनेक्टिविटी वहां से चेक कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कभी मुझे लगे कि मेरी साइड से कोई इशू नहीं है, ये इंफ्रा से इशू क्रिएट हो रहा है, तो शायद मैं उसको भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ बीच में, राइट। बिल्कुल, इंफ्रा वाले को, करेक्ट। लेकिन इस केस में ना मेरा स्टोरेज पे कंट्रोल है, ना मेरा नेटवर्क पे कंट्रोल है। तो मान लो मुझे किसी के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो मुझे
वो काम हर टाइम मुझे इस पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, या मैं इसके लिए भी अपनी रिक्वायरमेंट दे दूंगा कि मुझे इस नेटवर्क से बात करनी है, तो प्लीज मेक श्योर कि यू ओपन अप कनेक्टिविटी विद दोज नेटवर्क्स। अरे देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में बात करें ना, तो ये तो मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि क्या आप कंप्लीट इस एनवायरनमेंट को, प्लेटफॉर्म को ओन करना चाहते हो। बट ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्लेटफॉर्म को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, एप्लीकेशन वाले को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप कभी डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमेशा देते हो। रिक्वायरमेंट्स आप दोगे कि मेरे को ये वीलेंस ऐसी चाहिए होगी, प्राइवेट चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल चाहिए, वो दैट इज अब वो कंट्रोल जो है ना, वो सारा वो प्लेटफॉर्म के पास है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन चलानी है। एप्लीकेशन चलानी है इन द सेंस कि आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो स्टोरेज देख रहा है, वो नेटवर्क देख रहा है, वो सीपीयू रिसोर्स सब कुछ देख रहा है। आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप बता सकते हो कि हाँ, मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि मुझे इतना आईओपीएस चाहिए। अब जो बात होती है ना, वो बेसिकली अब आईओपीएस पे चली जाती है। मतलब कि मुझे इतना इनपुट आउटपुट पर सेकंड चाहिए, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेटवर्क, फ्रॉम स्टोरेज, फ्रॉम सीपीयू, फ्रॉम रैम, कि मुझे इतना लगेगा। पर जो मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो सब कुछ अब प्लेटफॉर्म के पास चला गया है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर इसको हम अभी और ओके। समझेंगे। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है। आप अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट है। अभी जब हम इसकी प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, तो अभी हम बहुत नई चीजें देखेंगे, ठीक है। कृष्ण, एक क्वेरी था जैसे, हाँ हाँ जैसे ओपन स्टैक में क्या था कि हम मल्टीपल हार्डवेयर की रिसोर्सेज, एक्चुअल मल्टीपल हार्डवेयर हाँ की हाँ रिसोर्सेज हाँ। को यूटिलाइज कर रहे, कंबाइन कर रहे थे। हम्म। अच्छा, इसमें हमें दिख रहा है क्या डॉकर में भी ऐसा होता है कि मल्टीपल हार्डवेयर की रिसोर्सेज को कंबाइन करके यूज करा जाता है, या भाई एक जो डॉकर इंजन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ और दूसरे हार्डवेयर की रिसोर्सेज के लिए हमें दूसरा अलग, वो बिल्कुल ही अलग अलग इंडिपेंडेंट डॉकर इंजन टाइप होगा? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यही हमें आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अभी हम ये मानो कि हमें क्यूबरनेटिस पे जाना है, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है क्यूबरनेटिस पढ़ना, और वहां तक पहुंचने से पहले ना, ये बीच के स्टेप्स हैं जिनको पार करके हम क्यूबरनेटिस के पास जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ये सिंगल, हाँ, ये सिंगल के लिए होता है। डॉकर जो इंजन है, डॉकर इंजन, मैं भी बोल रहा हूँ, इंजन वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। डॉकर इंजन एक होस्ट पे डलता है, ठीक है, सिंगल होस्ट पे डलता है, और ये मल्टीपल कंटेनर्स चलाता है। मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर सिंगल डॉकर इंजन नहीं चलता है। तो आपका एक हार्डवेयर है, तो एक हार्डवेयर पे एक ही डॉकर इंजन चलेगा। आपको एक और हार्डवेयर लोगे, उस हार्डवेयर के ऊपर आप दूसरा डॉकर इंजन डालोगे, उसके जो कंटेनर्स होंगे वो उस हार्डवेयर पे चलेंगे, इसके जो कंटेनर्स होंगे इसके हार्डवेयर पे चलेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आप समझो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी के ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर करने के लिए, ये एक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट भी दिख रहा है साथ में। थ्रेट दिख रहा है, उस थ्रेट को एड्रेस किया गया है आगे चल के, ठीक है। तो आपने मतलब क्वेश्चन अच्छा पूछा है, चलो मैं उसी पे आ जाता हूँ। बट उससे पहले जस्ट मैं मतलब एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब मैं नया नहीं समझा रहा, कि आपके कंटेनर को जो भी चाहिए, नेटवर्क, स्टोरेज, सीपीयू, रैम, सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब कुछ आपको देगा डॉकर इंजन। आपको कुछ भी खुद से नहीं करना है। आपने क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कंटेनर। कंटेनर मतलब समझ लो एक बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर आप बोलोगे कि मुझे लिनक्स, मान लो एग्जांपल ले लो, रेल 7.4 चाहिए। तो रेल 7.4 कंटेनर आपको सामने क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप वीएम में लॉगिन करते हो, तो वीएम में आपको रेड हैट 7.4 दिखता है। आप चेक करते हो ना, ओएस वर्जन 7.4। वहां भी जब आप लॉगिन करोगे तो आपको 7.4 दिखेगा। वहां पे आपको सब कुछ जो चाहिए, जो भी लाइब्रेरी होती है 7.4 के अंदर, जो जो आरपीएम्स होते हैं, वो सब कुछ वहां पे आपको मिलेंगे। मतलब ये कि आपको प्लेटफॉर्म लेवल से कोई भी इशू नहीं आएगा कि ये आरपीएम नहीं चलेगी, क्योंकि ये आरपीएम है ही नहीं अवेलेबल, वो इशू नहीं आएगा। हाँ, उन आरपीएम्स को यूज करके अब आप उसके टॉप के ऊपर आप अपना पाइथन डालो, पाइथन के ऊपर आप अपनी स्क्रिप्ट चलाओ, स्क्रिप्ट से आप वेब होस्ट कराओ, ठीक है। वो सब आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। स्टोरेज आपको एक्सेस करना है, आपको डेटा राइट करना है। अब आपके कंटेनर में कुछ नहीं है, सब कुछ स्टोरेज पे राइट हो रहा है। अब आप एक चीज बहुत अच्छी तरह समझो कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं, क्यों हम डॉकर पे आ रहे हैं, क्यों हम क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे। इनका फायदा क्या है, मतलब क्या हमें एडवांटेज क्या मिलता है। देखो,
आज की डेट में ना क्या होता है कि हम जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर का बेसिक काम क्या होता है? प्रोसेसिंग। सर्वर हमेशा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। प्रोसेसिंग मतलब आप उनको कुछ दोगे डेटा कि ये मुझे ये डेटा राइट करना है, डेटा प्रोसेस करना है, वो जो भी स्क्रिप्ट होगी या टूल्स होंगे, वेब एपीआईज होंगे, उनके बेसिस पर वो उसको प्रोसेस करते हैं। देन वो इनपुट लेके आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब वो जो आउटपुट होता है वो होता है डेटा, दैट इज कॉल्ड एज यूजर डेटा। एक होता है सिस्टम डेटा, एक होता है यूजर डेटा। सिस्टम डेटा वो होता है जो सिस्टम को चाहिए होता है, जैसे उसके लॉग्स हैं, ठीक है, सिस्टम क्लस्टर वगैरह कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ओएस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। वो यूजर को उससे मतलब नहीं है। मान लो आपके पास अगर एक फोन है, फोन में आपने बहुत सारी फोटो खींची है किसी ट्रिप की, और आप वापस आए और आपका फोन खराब हो गया, आपने नया फोन ले लिया। पॉइंट इज दैट कि आपको उससे मतलब नहीं कि आपका फोन खराब हो गया, आपको मतलब ये कि आपने जो फोटोज खींची थी वो फोटोज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो जैसे मोबाइल फोन अब क्या होगा, ऐसे ये कंटेनर्स, इनका पर्पस ये नहीं कि ये क्या करते हैं, ये जिंदा रहे मर जाए, हमें इनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग करानी है। लेकिन जो यूजर का डेटा वो कहाँ जाएगा? यूजर का डेटा अलग कर दिया जाता है, सेग्रीगेट। तो आपने वर्चुअलाइजेशन में भी पढ़ा था, ओपन स्टैक में भी, कि हम वहां पे बूट वॉल्यूम बनाते थे, वहां पे हम डेटा वॉल्यूम बनाते थे। क्यों हम सेग्रीगेट करते हैं दोनों चीजों को? बिकॉज सिस्टम जब रन करता है, ठीक है, उसको जो भी स्टोरेज चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, वो उसका डेटा है। हमको एज ए यूजर कोई मतलब नहीं होता है। हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग वर्क चेक करना हुआ या कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करना हुआ तब जरूरत होगा, लेकिन जब आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यूजर को मतलब होता है अपने डेटा से। आउटपुट प्रोसेस डेटा जो भी है, वो डेटा कभी भी मतलब मिलाया नहीं जाता है सिस्टम के साथ, उसको हमेशा अलग किया जाता है। अलग का फायदा पता है क्या होता है? अब अगर मान लो ये कंटेनर किसी इश्यू से हो गया डाउन, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, तो अगर आपने इसके अंदर कुछ रखा जो कि वैसे भी फिजिबल नहीं है टेक्निकली, बट स्टिल मान के चलो कि आपने कुछ डेटा रख दिया, तो वो तो डेटा चला गया यूजर का। आपने अगर बाहर डेटा रखा है स्टोरेज पे, तो आप चाहे ये कंटेनर चलाओ, ये कंटेनर चलाओ, ये कंटेनर चलाओ, ये सब बेसिकली एक वर्कर है। वर्कर क्या करता है? फैक्ट्री में काम करता है, प्रोडक्ट बना बना के कंपनी जो बेचती है। अब कंपनी ये नहीं सोचती कि यार ये वर्कर है नहीं है, उसको तो काम कराना है। तो ऐसे ही अब ये क्या, ये वर्कर बन गए हैं। वर्कर मतलब ये इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन। जो डेटा होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट जो ये बना के दे रहे हैं, वो हमेशा स्टोरेज पे जाएगा या कहीं और जाएगा। तो ये सेग्रीगेशन जो है ना, वो बहुत जरूरी है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है ना कि प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अब आपके वर्कर को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है, वो डेटा को रखता नहीं है, होल्ड नहीं करता। आप 20 कंटेनर चलाओ, आप 50 कंटेनर चलाओ, वो सब कुछ अपना पैरेलली काम करेंगे और एक जगह रखते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं अब क्विकली नेक्स्ट पे आता हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। उस पे आने से पहले मैं ये जस्ट एक एडवांटेज, क्योंकि अब हमने बात कर ही ली थी यार एडवांटेज, तो हम इसी में लेकर आ गए, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है इस तरीके के कॉन्सेप्ट का? एडवांटेज ये है कि आपका जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब एक कंटेनर है, मैंने एक कंटेनर बनाया, लिनक्स कंटेनर। वो लिनक्स कंटेनर को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आंख बंद करके डिप्लॉय कर सकते हो। आपको मतलब ही नहीं है कि वो बेयर मेटल है, वो वर्चुअल है, या वो क्लाउड है। बेयर मेटल वर्चुअल क्लाउड का मतलब, बेयर मेटल का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी डॉकर का एग्जांपल दिया, डॉकर में क्या था? आपने एक वीएम मान लो, एक फिजिकल सर्वर लो, फिजिकल सर्वर पे ओएस डालो, ओएस डाल के आप डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दो। दिस इज कॉल्ड बेयर मेटल डॉकर। बेयर मेटल डॉकर बना दिया। वर्चुअल डॉकर, वर्चुअल डॉकर कैसे बनाओगे? वर्चुअल मशीन डॉकर, एक वीएम लो, वीएम के अंदर ओएस होता है, ओएस पे कॉन्फ़िगरेशन करी, डॉकर डाल दिया, तो वो हो गया वर्चुअल मशीन बेस्ड डॉकर। क्लाउड बेस्ड क्या होता है कि क्लाउड में भी वर्चुअल मशीन ही होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि उसके नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी को पता नहीं होता है कि वो कैसे आ रहा है, मेथड क्या है उसके आने का। वहां भी वीएम ही होती है। तो वर्चुअल एंड क्लाउड, इन दोनों पार्ट में हमेशा एक वर्चुअल मशीन होती है, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप अपना डॉकर चलाते हो। पर और बेयर मेटल में क्या होता है? फिजिकल सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर पे आप अपना डॉकर चलाते हो। ये इंडिपेंडेंस मिल गई आपको। अब आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो आंख बंद करके। ओएस इंडिपेंडेंट कर दिया इसने। ओएस इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसा अभी क्वेश्चन पूछा था ना समन भाई ने, क्वेश्चन ये पूछा कि क्या मैं, एक विंडो का है और मैं उसको चलाना चाहता हूँ, तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी उसमें आप चला सकते हो अपना कंटेनर। लेकिन क्योंकि हम इस समय बात कर रहे हैं आज की डेट में, विंडोज के लिए डॉकर कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। विंडो यार एक क्लोज्ड प्रोडक्ट है, हम नहीं समझ सकते एज अ पब्लिक, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स दो अलग फ्लेवर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। उसमें भी जो यूनिक्स है वो
पुराना है और वो ओन्ड है। ओन मतलब कि चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात करता हूँ। तो आप ये समझो कि आपका जो है प्लेटफॉर्म के साथ साथ ओएस इंडिपेंडेंस भी मिल गई। कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? अब आप चाहे सेंटोस डालो, चाहे आप रेड हैट डालो, चाहे आप उबंटू डालो, चाहे आप काली लिनक्स डालो, चाहे आप क्या कहते हैं कोई भी सूजे डाल लो। अब कंटेनर को तो मतलब ही नहीं है कि नीचे लिनक्स कौन सा है। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया ना। अभी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि सेंटोस खत्म हो रहा है। तो अगर जो कंटेनर बेस्ड डिप्लॉयमेंट करता है उसको कोई मतलब ही नहीं है कि चाहे वो सेंटोस हो ना हो, रेड हैट हो, चाहे 7.1 हो, 7.5 हो, कोई भी हो, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट। वो तो कंटेनर है। कंटेनर जो मांगेगा कि मुझे ये वाला इमेज चाहिए, वो आप इमेज सीधा रन कर सकते हो। बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट टू डिप्लॉय। विद इन अ सेकेंड एक कंटेनर रेडी हो जाता है। मतलब ये कि आप मान लो कि अभी आपने 5 कंटेनर रन किए हुए हैं, 5 कंटेनर के ऊपर आपका ट्रैफिक चल रहा है, अचानक लोड आया, डायनामिक, अचानक लोड आया, ऑटोमेटिकली आप नंबर ऑफ वीएम कंटेनर्स बढ़ा सकते हो। आप 50 कंटेनर कर सकते हो उसे। तो आपने उस लोड को उस टाइम पे क्या कॉप अप कर लिया, फिर आपको लगा यार लोड तो कम हो गया है, ठीक है, तो आप उतने कंटेनर्स को टर्मिनेट कर दो। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बहुत आसान होती है। मतलब है आप उसको टर्मिनेट करना और उसको रन करना सिर्फ 2 कमांड का काम होता है। मतलब सिंगल कमांड, एक सिंगल आप लिखोगे रन, चालू हो गया, आप लिखोगे टर्मिनेट, डिलीट हो गया। मतलब कि डिप्लॉयमेंट इज जस्ट अ सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक आपने सिर्फ लिखा और आपका कंटेनर स्टार्ट, और आपने लिखा टर्मिनेट, कंटेनर बंद। तो बहुत ही आसान होता है डिप्लॉय करना। कोई लिमिटेशन नहीं होती है कंटेनर्स पे कि 5 डलेगा, 4 कंटेनर रन होगा, 20 कंटेनर रन होगा। आप कितने भी कंटेनर चला सकते हो। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक हार्डवेयर की भी तो लिमिटेशन होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। हार्डवेयर की लिमिटेशन किस लिए होती है? रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए। बट कंटेनर्स की लिमिटेशन नहीं होती है। कंटेनर्स आप रन कर सकते हो। वो कंटेनर जब रिसोर्स मांगेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी कि हाँ वो रिसोर्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है। तो हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? हम ये पूछ रहे थे, जैसे हमारा ओपन स्टैक में क्या एक हाइपर, वो सॉरी, हम्म वो हमारा GUI बेस्ड था जिसमें ना हम्म GUI बेस्ड काम करते थे, वीएम बनाते टाइम सब कुछ GUI से करते थे। हम्म इसमें कोई GUI बेस्ड है या सब कुछ कमांड लाइन है? नहीं, इसमें GUI भी है, इसमें कमांड लाइन भी है, इसमें अगर दोनों है। GUI, हाँ, अच्छा, कंटेनर और डिप्लॉय के इसमें लिए एक तीसरा यूनिट। मेथड भी है, इसमें रेस्ट एपीआई भी है। इसको एक्सेस करने के अच्छा। 3 तरीके हैं। ठीक है। पर हम्म। अभी हम बात करें डॉकर इंजन की। ठीक है। अब आप समझो अभी हम डॉकर इंजन की बात कर रहे हैं, अभी हम क्यूबरनेटिस की बात नहीं कर रहे। तो हमें अभी वहां तक पहुंचना है। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है क्यूबरनेटिस पे जाना। अभी हम डॉकर की बात कर रहे हैं। तो इसकी अब आप समझो ये एक छोटा सा स्लाइड है। ये जस्ट ये बता रहा है कि आज की डेट में ना मार्केट में 3 तरीके की OS फैमिली है। एक तो है विंडो की। विंडो फैमिली में तो कोई नया मेंबर आता ही नहीं है। विंडो ही आता रहता है 6 7 8 10 करके। विंडो की फैमिली में कोई नया फ्लेवर नहीं ऐड होता है कभी भी। यूनिक्स की एक फैमिली है जो कि ओरिजिनल फैमिली है। ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सोलारिस आया, HP UIX आया, और क्या कहते हैं मैक ओएस बना। पर वो तो सारे मतलब कंपनी ने ओन कर लिया ना। हर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बना दिया। तो यूनिक्स को तो उन्होंने कहीं का छोड़ा नहीं है। अब तो वो उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। फिर लिनक्स आया। बताया था मैंने, लाइनस टोरेल्ड ने एक कर्नल बनाया लाइनक्स का। वो कर्नल को उसने बोला भाई ये फ्री रहेगा। फ्री मतलब कि ओपन सोर्स है, इसका कोड मार्केट में हमेशा ओपन रहेगा, कोई भी आए कुछ भी करे। ठीक है। कंपनीज आई जैसे रेड हैट आई और बाकी कंपनीज, उन्होंने बोला कि हम इस कर्नल को लेके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेड हैट ने रेल बना दिया। ठीक है। क्या कहते हैं उबंटू आ गया, क्या कहते हैं फेडोरा आ गया, डेबियन आ गया। इन सब ने अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब क्या होता है, उनको देख के उनको कॉपी करके और लोगों ने भी अपने कॉपी बना दी। जैसे कि सेंटोस आ गया। सेंटोस रेल को कॉपी करके बनता है। तो लिनक्स एक ऐसा इकलौता कर्नल है जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब 50 से लेके 100 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर ऑफ लिनक्स मार्केट में अवेलेबल है। और हर बंदा फ्री है चूज करने के लिए कि वो क्या चलाना चाहता है। किसी को रेल पसंद है, किसी को सेंटोस पसंद है, किसी को उबंटू पसंद है। तो जिसको जो पसंद हो। बट यहाँ ना प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है, आर्किटेक्चर वाइज सारे सेम होता है। लिनक्स का प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर वाइज बिल्कुल सेम है। बट कभी कभी ना कुछ कमांड्स या कुछ आरपीएम्स या कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो हर एक फ्लेवर की अलग अलग होती हैं। जैसे किसी में एक कमांड अलग तरीके से चलती है, किसी एक में अलग तरीके से चलती है। वो बिकॉज क्योंकि उनके जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो फ्लेवर बनाया है, उन्होंने उसको थोड़ा अलग रखा है। तो लिनक्स में आपने मान लो रेल या सेंटोस चलाया तो ठीक है, रेल सेंटोस कॉपी होता है। बट आप उबंटू चला रहे हो, उबंटू में इंस्टॉलेशन का तरीका अलग होता है, वहां पे यम नहीं चलती। तो अब आप बोलते हो यार मुझे तो यम चलानी है, रेल में तो ऐसे ही चलता था, उबंटू में यम नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बट जो
क्यूबरनेटिस, चलो क्यूबरनेटिस नहीं, डॉकर की बात करता हूँ। डॉकर इंजन, डॉकर इंजन ने आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बना दिया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि नीचे कुछ भी चल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन से मतलब है, और एप्लीकेशन को रन टाइम के लिए जो भी इमेज चाहिए वो इमेज आप डाल सकते हो। तो विंडोज और यूनिक्स को ना अभी एक्सक्लूड कर दो, मतलब अभी के लिए आप छोड़ दो। लिनक्स बेस्ड कोई भी कंटेनर आप क्रिएट करके रन कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को हटा के। अब मैं बात करता हूँ रिस्क की। जैसा कि अभी अंकित ने बोला था थोड़ी देर पहले कि क्या एक ही सर्वर पे ये डलता है डॉकर इंजन? हाँ, एक ही सर्वर पे डॉकर इंजन डलता है। एक सर्वर पे डॉकर इंजन डाला और 50 कंटेनर चला दिए और वो सर्वर ही बैठ गया, तो फिर क्या होगा? देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपने मान लो कि एक सर्वर पे सारी डिपेंडेंसी बना दी, ठीक है, आप इतना ज्यादा डिपेंड हो गए कि आपने उसके ऊपर 50 कंटेनर तो चला दिए, लेकिन वो सर्वर ही इटसेल्फ बैठ गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो सब कुछ बैठ जाएगा। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डॉकर इंजन का। इंजन का बोल रहा हूँ, डॉकर का नहीं है। डॉकर इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी, ठीक है, उन्होंने उसके भी बहुत सारे सोल्यूशन मार्केट में मतलब बनाए हैं। पर यहाँ एक डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा खतरा जो है वो यही है कि एक सिंगल हार्डवेयर पे मेरे को ठीक है 50 100 200 चला दिए कंटेनर, लेकिन एक फिजिकल हार्डवेयर कभी न कभी तो डाउन होगा ही, करप्ट भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पावर आउटेज हो सकती है। तो फिर कहाँ है हाई अवेलेबिलिटी, कहाँ है वो रिजिलियंस कि मेरा प्रोडक्ट, मेरे कंटेनर सेफ हों? ऊपर जो 50 कंटेनर चल रहे हैं, 100 200 चल रहे हैं, वो नहीं बंद होने चाहिए। वो तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ प्रॉब्लम विद रेड है। क्या बोलते हैं, विद दिस डॉकर इंजन बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एफिशिएंट, 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन देता है। आप जो एक काम एक सर्वर से करते थे, आप वहां पे उसी एक सर्वर पे 100 सर्वर चला सकते हो, सोचो। पर ये लिमिटेशन देता है कि रिस्क है इसके साथ बहुत बड़ा, और ये रिस्क जो है ना वो फिर आगे कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगा, क्योंकि इसके साथ हम प्रोडक्शन पे तो नहीं जा सकते। मतलब अगर मैं एक डॉकर बनाऊं और उसको बोलूं कि डॉकर इंजन को कि चल मैं इस पे 50 कंटेनर चलाता हूँ, तो फिर तो मैं खतरे में हूँ, फिर मुझे हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए फिर हम जाते हैं कहीं और। अब कहीं और कहाँ जाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं यहीं पे सेशन कंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूबरनेटिस हमें इस प्रॉब्लम का आंसर देता है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई है कि एक हार्डवेयर के ऊपर आप क्यूब डॉकर इंजन चला के 50 कंटेनर चला रहे थे, अगर वो बैठ जाते हैं तो कैसे वो कंटेनर डाउन ना हो, वो कंटेनर माइग्रेट हो जाए, कहीं और चले जाएं। उसके लिए हमें यूज करना होता है। क्यूबरनेटिस ने उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है, और इसीलिए क्यूबरनेटिस बहुत फेमस है, ठीक है। डॉकर के पास भी इसका आंसर है। डॉकर ने भी एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डॉकर स्वार्म, ठीक है। आप गूगल करना कि डॉकर स्वार्म क्या होता है। डॉकर स्वार्म भी आपको एडवांटेज देता है। वो ये कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है आप फिक्स कर सकते हो, आप मल्टीपल सर्वर चला सकते हो, और लॉजिकली मतलब लेमन टर्म्स में बोले तो क्लस्टर चला बना सकते हो, और उस क्लस्टर के ऊपर आप अपने टॉप पे आप अपने बहुत सारे कंटेनर चलाओ। अगर वो नीचे का हार्डवेयर भी चला गया तब भी आपका कंटेनर सेफ रहेगा। तो ये डॉकर का स्वॉर्म है। क्यूबरनेटिस तो बहुत ही ब्रिलियंट है, मतलब क्यूबरनेटिस इतना ब्रिलियंट है। क्यूबरनेटिस गूगल का प्रोजेक्ट है। गूगल ने क्यूबरनेटिस के ऊपर बहुत साल काम किया, उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट इंजीनियर्स ने अपने बेस्ट नॉलेज देके क्यूबरनेटिस बनाया है। और क्यूबरनेटिस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट मान लेते हैं, आर्किटेक्चर है, बेसिकली आर्किटेक्चर है। बाद में गूगल ने उस प्रोजेक्ट को बेच मतलब डोनेट कर दिया है कम्युनिटी को। उन्होंने बोला कि अब हम इस पे काम नहीं करना चाहते, अब हम इसको एक कम्युनिटी को डोनेट कर रहे हैं। तो एक कम्युनिटी है जो उस क्यूबरनेटिस को ओन करती है। तो क्यूबरनेटिस भी एक आर्किटेक्चर है। क्यूबरनेटिस कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्यूबरनेटिस एक आर्किटेक्चर है। क्यूबरनेटिस की आर्किटेक्चर को एडॉप्ट करके कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कि Amazon ने अपना क्यूबरनेटिस बनाया हुआ है, तो उन्होंने नाम नहीं हटाया, उन्होंने उसको बोलते हैं Amazon क्यूबरनेटिस। ऐसे ही आप देखोगे तो रेड हेट का क्यूबरनेटिस होगा, ऐसे ही आप देखोगे तो मान लो एरिक्सन का क्यूबरनेटिस होगा, नोकिया का क्यूबरनेटिस होगा। दैट मीन्स कि उसने उस आर्किटेक्चर को एडॉप्ट किया है, और एडॉप्ट करके उसने अपना एक प्रोडक्ट बना दिया हर कंपनी ने। तो अगेन सेम जैसा ओपन स्टैक के साथ था, ये भी एक आर्किटेक्चर है क्यूबरनेटिस, जिसको हम कल देखेंगे। और उसके ऊपर बेस्ड ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आज की डेट में चलते हैं। तो आपने अगर आर्किटेक्चर समझ लिया तो आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो बड़े आराम से।
ठीक है। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब हम ओपन है फोरम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। कृष्णा, एक सिली सा क्वेश्चन है। लाइक तुमने बताया था जो 3 कंटेनर हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एज ए वर्कर की तरह वो काम करते हैं। तो इन तीनों वर्कर को मैंने अलग अलग टास्क असाइन किया है और ये एक एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसके अंदर 3 तरह के मेरे असाइनमेंट्स हैं, तो तीनों कंटेनर अलग अलग असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं और लेकिन एक ही एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपने जब अपना एप्लीकेशन जब डेवलप करते हो, इसमें ना अब देखो पॉइंट आता है डेवलपर के पास, जो प्रोडक्ट को डेवलप करता है। अब प्रोडक्ट तो यार अब वर्ड तो हट ही गया, अब तो सर्विस पे आ गए हम। बेसिकली माइक्रो सर्विस बोलते हैं इनको। माइक्रो सर्विस क्यों बोलते हैं कि जब हम पहले कंप्लीट सर्वर से शुरू करते थे तो हम उसे प्रोडक्ट बोलते थे या सर्वर बोलते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेयर कटती जा रही है ना, तो अब इसको माइक्रो सर्विस पे हम जाते हैं। तो माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि आप बोलते हो आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक वेब बेस्ड आपने कोई एप्लीकेशन बनाया। अब उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर आपने मान लो एक प्रोसेस है, एक मान लो एक सेट है जो डेटाबेस पे लॉगिन कराता है, एक सेट है जो आपका फ्रंट एंड GUI दिखाता है, एक सेट है जिसमें आपका क्या कहते हैं कैटलॉग होता है, एक सेट है मान लो कुछ और एक्टिविटी के लिए। 5-6 सेट ऑफ आपके पास मतलब एक्टिविटीज हैं। तो आप क्या करोगे कि जब आप डेवलप करते हो ना, फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप क्या करोगे, आप कंटेनर्स बनाते हो। तो जब आप कंटेनर बनाते हो तो आपने मान लो बना दिए 3 टाइप ऑफ कंटेनर। 3 टाइप ऑफ कंटेनर का मतलब है कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। कंटेनर ए क्या करता है, वेब होस्ट करता है। कंटेनर बी क्या करता है, डेटाबेस से क्वेरीज वगैरह मान लो कुछ डेटाबेस लॉगिन कराता है। कंटेनर सी क्या करता है, वो आपका कोई कैटलॉग डिस्प्ले कराता है। अब ये तीनों मिलकर एक एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, पर ये तीनों 3 सेट हैं। तो आपने जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, पहले क्या होता था, आप एक सर्वर बनाते थे, सब कुछ आप खुद लिखते थे, क्लस्टर भी बनाते थे, उसके अंदर सारी चीजें लिखते थे, डेटाबेस भी, सब कुछ आप खुद ओन करते थे। अब आपने उसको तोड़ दिया है मल्टीपल सेट ऑफ कंटेनर्स में। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास 3 टाइप ऑफ कंटेनर्स हो गए। आप 3 टाइप ऑफ कंटेनर्स को जब आप डिप्लॉय, मान लो आप कहते हो कि मैं कंप्लीट सर्विस डिप्लॉय करूंगा, तो जब कंप्लीट सर्विस आप डिप्लॉय करोगे तो आप एक सेट डिप्लॉय करोगे। उस सेट में क्या होगा, कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। तो जो सेट 1 होगा उसमें 3 कंटेनर्स होंगे। नेक्स्ट जब आप बोलोगे यार मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है, मुझे एक और सेट चाहिए, तो आप सेट 2 बनाओगे। सेट 2 में आपके फिर 3 कंटेनर होंगे। ऐसे ही आप सेट 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, 6 बनाओगे, उसमें आप नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ाओगे। हाँ, आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो कि कम ज्यादा वाला, कि आपको कितने चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, प्योरली डेवलपर के पॉइंट से कि उसने कैसे डेवलपमेंट किया हुआ है। तो आप अलग अलग कंटेनर्स बना के सेम एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हो। आंसर इज यस। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कि डॉकर इंजन की एज ए क्लस्टरिंग नहीं है अभी, लेकिन कंटेनर जो सेट 1 है मेरा, उसमें 3 कंटेनर है, इनकी क्लस्टरिंग सेम डॉकर इंजन पे हो सकती है? एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिफ्रेश करना। लाइक मेरा एक सेट है जिसमें 3 क्लस्टर हैं और 3 कंटेनर है, सॉरी। अब इन तीनों कंटेनर्स की मेरे को एक डिपेंडेंसी बनानी है, मतलब एक्टिव और पैसिव, ताकि मेरा ये डाउन हो तो दूसरा ट्रैफिक हैंडल कर ले। तो एक डॉकर इंजन पे कंटेनर की क्लस्टरिंग हो सकती है क्या? इसका आंसर हम क्यूबरनेटिस में देंगे। यस, ओके, आंसर यस है। इसकी क्लस्टरिंग होती है, क्लस्टरिंग भी होती है, लोड बैलेंसिंग भी होती है, इसमें फ्रंट एंड प्रॉक्सी भी होता है, इसमें नेटवर्क भी होता है, इसमें सब कुछ होता है। बट ये आंसर हम जब क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे तब देंगे। तो आप ये क्वेश्चन को मतलब अपने पास संभाल के रखना, जब हम क्यूबरनेटिस डिस्कस करेंगे तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ओके। कृष्णा, एक चीज और, मतलब मान लो एक एप्लीकेशन में 3 कंटेनर है, लेट्स से, हाँ, और मतलब वो तीनों किसी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकते हैं ना। वो डेवलपर उसको ऐसे डेवलप कर सकता है ना कि मान लो कंटेनर 1 ने अपना काम कर दिया, तो फिर कंटेनर 2 उससे पिक कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो कर ये सकता है। ओके। इसमें क्या होता है कि देखो, जब ये जो सारी चीजें है ना, ये डेवलपर के पास आ जाती हैं। अब डेवलपर में क्या होता है कि जब आप एक डेवलपमेंट करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, मान लो आपने कहा कि एक चार्जिंग रिलेटेड एप्लीकेशन आप बना रहे हो। अब चार्जिंग तो आपने एक बड़ा वर्ड बोल दिया, इट्स अ काइंड ऑफ मॉड्यूल। उसमें बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। मान लो एक फ्लो है जिसमें आप लॉग इन करते हो, एक फ्लो है जिसमें आप रेटिंग करते हो, एक फ्लो है जिसमें आप उसको क्या कहते हैं कुछ और एक्टिविटी करते हो। तो इन सारी चीजों को तोड़ तोड़ के मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसको कि हम कंटेनर्स बोलते हैं। तो आपने हर एक सेट के लिए एक कंटेनर बना दिया है, और जब आप डिप्लॉयमेंट करने जाते हो तो आप हमेशा सेट में पूरा कंटेनर डिप्लॉय करते हो। ओके। अच्छा, मेरा जो प्रोडक्ट है जिसपे मैं काम करता हूँ वो 1 साल पहले आ चुका है इस पे, कुबरनेटिस।
बट मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी मौका भी नहीं मिला और मैंने प्रोएक्टिवली खुद से भी उसको मतलब स्टडी करना नहीं शुरू किया। तो बट मैंने हाई लेवल्स पे देखा था तो उसमें इस टाइप से के कुछ वर्ड्स यूज होते हैं लाइक पॉड है ना। हाँ, वो क्यूबरनेटिस तो की टर्मिनोलॉजी है, हाँ बट जो है वो वो सब क्यूबरनेटिस। आएंगे ना, मतलब मैं हाँ, ये चाहता वो हूँ कि मेरा एक क्यूबरनेटिस में बेसिक सा आएगा। सेट हो जाए हाँ, ताकि मैं जब उसको पढ़ने जाऊं या मुझे उस पर काम करने का मौका मिले तो जो टर्मिनोलॉजी है वो मुझे ऐसे न्यू ना लगे, मैं हैंडल कर पाऊं। तो वो सब एग्जैक्टली। अपने इस सेशन में कवर हो जाएगा, राइट? यस, देखो जब मैं आपको क्यूबरनेटिस पढ़ाने जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको इमीडिएटली अगर क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस जो है ना, वो एक तरीके से समझो सीढ़ी की तरह है कि आप फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आओगे आप फर्स्ट पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। आज मैंने आपका कॉन्सेप्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कल को जब हम बात करेंगे कि कंटेनर कैसे रन होता है, तब आप ये ना सोचो यार कंटेनर आया कहाँ से है ना। तो ये चीजें आपकी जब क्लियर हो जाती है तब हम क्यूबरनेटिस पे जाएंगे। क्यूबरनेटिस ही एक्चुअली में प्रोडक्ट है जो लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में। डॉकर इंजन तो बहुत ही कम जगह मिलेगा आपको, जबकि ये कॉन्सेप्ट बनाने वाली डॉकर कंपनी है। डॉकर ने ही सब कुछ बनाया, पर इस डॉकर कॉन्सेप्ट इंजन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है क्यूबरनेटिस ने। क्यूबरनेटिस ने इसको और लेवल अप कर दिया है, इतना लेवल अप कर दिया है कि आज की डेट में जो पूरी इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है वो पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। अब जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो सब कुछ कंटेनर बेस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि कंटेनर का इतना बड़ा फायदा है ना, इतना बड़ा फायदा है। आप ये समझो कि IRCTC स्ट्रगल कर रहा है कि लोग सुबह 10 बजे लॉगिन करते हैं तत्काल के लिए और वो लॉगिन नहीं कर पाते। टिकट बुक तो बाद में करेंगे, पहले लॉगिन करें। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब IRCTC उसके लिए मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच ले, उसके बाद वो अपने सर्वर्स बढ़ाए और जब जरूरत हो तब फिर उसको कम करे घटाए। कितना टाइम लगता है उसको करने में, स्केल आउट स्केल इन करने में। और उसके साथ साथ वो कितना इफेक्टिव है कि क्या आप स्टिल उस केस में भी 100% सीपीयू यूटिलाइज करोगे? नहीं, आप तब भी 2% 4% सीपीयू यूटिलाइज करोगे, 96% तक आपका सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। पर इसमें क्या है कि इसमें डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट है। जैसे ही डिमांड आती है उसी टाइम पे अपने आप कंटेनर्स बढ़ जाते हैं। तो आप एक यूज केस एज्यूम करो कि IRCTC कंटेनर बेस्ड सोल्यूशन पे काम करता है, IRCTC की वेबसाइट। तो आपने सुबह 10 बजे लॉगिन किया, 10 बजे 1 लाख लोगों ने लॉगिन किया। तो जैसे ही 1 लाख लोग मान लो एक साथ तो आएंगे नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स के डिफरेंस पे लोग आते जाएंगे। जैसे ही जैसे यूजर्स बढ़ते जाते हैं, IOPS की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, थ्रूपुट की, ऐसे ही नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ते जाते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। कोई इंसान वहां नहीं बैठा है जो कंटेनर्स बढ़ा रहा है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं और जैसे ही ट्रैफिक कम होता है वो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकली हम ओके कल देखेंगे जब हम क्यूबरनेटिस की बात करेंगे। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर ये क्यूबरनेटिस बहुत ही पावरफुल ये क्या बोलते हैं इसको, हाई अवेलेबिलिटी का सॉल्यूशन है, हम्म। तो ये फिर मतलब जो वेरिटास वगैरह हैं ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी के साथ, राइट? वेरिटास तो क्लस्टर है ना, वेरिटास हाँ क्लस्टर सॉरी, तो। इसका जो प्रोडक्ट वेरिटास को जो बनाता है ना, क्या नाम है इसका? हाँ हाँ। नहीं, खत्म देखो, आप खत्म का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि खत्म का मतलब है कि आप यूज नहीं करोगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। वो लेवल नीचे चला जाता है, मतलब ये डीकपलिंग आप समझो। काम आज आज से 10 साल बाद भी अगर आप हम लोग बात कर रहे होंगे ना, इन केस अगर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो तब भी ये 5 लेयर तो खत्म नहीं हो सकती कभी। आपने सिर्फ डीकपलिंग कर दिया, डीकपलिंग इन द सेंस कि आपने होल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर दिया है। ठीक है। अब एज अ डेवलपर और एज अ डिप्लॉयर आप सिर्फ ऊपर लेयर पे काम करते हो, नीचे की लेयर एग्जिस्ट करती है। तो क्लस्टरिंग रहेगा, नेटवर्क भी रहेगा, स्टोरेज भी रहेगा, सॉफ्टवेयर भी रहेगा, ओपन स्टैक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। पर हम एज अ यूजर जब हम बात करते हैं तो हमारा मेथड चेंज हो जाता है। हमारे मेथड चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? इट्स नॉट ओनली कि मैं जाके काम करता हूं तो मेरा काम बहुत फास्ट हो जाता है। नो, रन टाइम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जब किसी को जरूरत होती है कि उसको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो वो कैपेसिटी उसको इमीडिएटली मिलती है ऑन द डिमांड बेसिस। उसको वेट नहीं करना पड़ता। आज की डेट में आपके पास क्या होता है? आप मान लो आपका एक कस्टमर है जिसने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है और वो स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे इसे अपडेट करना है यार, मुझे इसे अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, मुझे स्केल आउट करना है, एक्सपेंशन करना है। क्यों? मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है, मेरे पास है नहीं। उसके लिए उसको पूरा प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ता है, 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है। और उसके अलावा जब हाई लेवल अपडेट करना होता है तो सारी डिपेंडेंसी यार, नीचे से सारी डिपेंडेंसी पूरा दोबारा से कोड लिखो,
बिकॉज क्योंकि हार्डवेयर आपका ये है तो आपको कोड फिर से लिखना पड़ेगा दोबारा से, तो डेवलपमेंट में खर्चा उसका पूरा लगता है। जबकि आप अगर इन अप्रोचेस में जाते हो तो आपको कितना फायदा है, आपकी तो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ऐप डिपेंडेंसी से, तो आपको तो ओएस वगैरह किसी से कोई मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओएस एग्जिस्ट करेगा, वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे चली गई प्लेटफॉर्म के पास। तो यही बस एक डिफरेंस होता है। ओके, गॉट इट। यस, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑलराइट, थैंक यू कृष्णा। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और आपको चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाय लेट नाइट। तो आप लोग मतलब कभी भी रेफर करना चाहोगे तो आप इसको रेफर कर सकते हो। कल हम क्यूबरनेटिस की बात करेंगे, तो मैं जस्ट एज्यूम करता हूँ और मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ में आ गया होगा, जो बेसिक ब्लॉक्स हैं, ताकि कल जब हम क्यूबरनेटिस की बात करें तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे आया है। ठीक है, आपको मैंने ओपन स्टैक इसीलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि ओपन स्टैक के पढ़ने के बाद ही आप रेडी हो क्यूबरनेटिस को समझने के लिए। अगर आप इमीडिएटली क्यूबरनेटिस पे जंप करते हो तो आपको फिर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो फिर विदाउट थैंक यू कृष्णा। करते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन।